वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यह आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैथमेटिशियंस ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्यों उसको फॉर्म किया, क्यों उसको बनाया गया। देखो, हुआ क्या कि जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² + 1 = 0, मान लो हमारा यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करने जाएं तो हमें क्या मिलेगा कि x² = -1 मिल जाएगा। और हमें पता है कि कोई भी नंबर ले लें, हम चाहे किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लें, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो जो भी हमारे इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना काफ़ी मुश्किल हो गया, मतलब इनके हम सॉल्यूशंस फाइंड कर ही नहीं सकते थे। तो इसीलिए अब क्योंकि रियल नंबर्स में इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो अब मैथमेटिशियंस को ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ कि हमें एक न्यू टाइप का नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, या फिर जो हमें एक नया नंबर फॉर्म करना पड़ेगा जो बियॉन्ड द रियल नंबर है, ताकि हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कर पाएँ, इनका आंसर फाइंड कर सकें। तो इसी समस्या को देखते हुए मैथमेटिशियंस ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं x = में √(-1). अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो हमें क्या मिलेगा, √(-1). अब ये जो हमारा नंबर है √(-1), ठीक है, इसको हम लोग को अभी तक बताया जाता है कि यह एक हमारा इमेजिनरी नंबर है। क्या है, हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। बट अब इसी नंबर को यूज करते हुए आपके सामने एक नया टर्म कह लो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको बोला गया आयोटा। क्या बोला गया, आयोटा। जो आपका आयोटा होता है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, और स्मॉल आई इक्वल्स टू होता है √(-1). यानी जो √(-1) है, इसी को बोल दिया गया आयोटा। यानी कहीं पे अगर आपको कोई मैथमेटिक्स में आयोटा दिख जाए उसका मतलब है √(-1). अब जब इस नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया तो जो भी हमारी ये नंबर्स थे, जो भी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे जिनका सॉल्यूशन फाइंड करना, जिनके रूट्स इमेजिनरी आ रहे थे, उनके रूट्स फाइंड करना अब हमारे लिए इजी हो गया। अब इनके रूट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप इतना समझ लो कि इस आयोटा फॉर क्या होता है, √(-1), और अगर हम लोग आयोटा स्क्वायर लिख दें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 के इक्वल। यानी अब जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस थे इनका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x² + 1 = 0। इसका हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा आयोटा, इसका रूट होगा। आयोटा क्या होगा, इसका रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब आयोटा की डिस्कवरी हो गई तो जाके मैथमेटिशियंस ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a number of the form a plus iota b where a and b are real numbers is defined to be a complex number, is defined to be a complex number। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ से क्या लो, यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मिला कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का होगा a + iota b, किस फॉर्म का, तो थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख दूँ, a + iota b, उसको बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म का आ जाए a + iota b, तो इसको बोला गया, क्या बोल दिया गया, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे आपका a और b क्या है, तो रियल नंबर्स हैं। a b क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनके अगर एग्जांपल्स हम कंसीडर कर लें तो जो नंबर हमारा है 2 + iota 3, या फिर 2 + -4 + iota 5, या फिर -6 + 2 iota, ये सभी क्या हो गए, सभी आपके बन के हैं, सभी आपके क्या हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स हैं। अब आगे हुआ कि अभी मैं आपको आगे और कुछ एक डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + iota b, इसमें जो आपका a है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और इसको डिनोट किया जाता है REZ से।
जो आपका बी है इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट एंड जो भी आयोटा के साथ में नंबर आएगा उसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। इसको हम डिनोट करते हैं IMZ से, ठीक है। तो इन आपको याद रखना है कि जो आपका ए होगा इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, जो आपका बी है उसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। अगर आप सभी कहेंगे तो इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। इसको ए को आप बोलते हो रियल पार्ट, बी को आप बोलते हो इमेजिनरी पार्ट। अब मैं आपको कुछ एक नोट्स बता दूं कि जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे 2 आपका एक रियल नंबर है, 2 भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2 + i0, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो हमारा है, सारे सारे नंबर हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स जो भी हैं आपके सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो आज के बाद से जो सबसे बड़ा नंबर हमारा है नंबर सिस्टम में तो नहीं कह सकते हैं, वैसे जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे नंबर कंटेन होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। अगर हम एग्जांपल ले लें कि मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A + i B और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है Z2 C + i D। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे तभी इक्वल होंगे, ये तभी इक्वल होंगे जब आपका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, यानी A आपका C के इक्वल हो, और इमेजिनरी पार्ट आपका D के इक्वल हो। यानी रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए, रियल ऑफ Z इक्वल्स टू रियल ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू में रियल पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका A इक्वल्स टू C होगा, B इक्वल्स टू D होगा। अगर ऐसा पॉसिबल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हैं, वरना इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोला जाए कि Z1 हमारा Z2 के इक्वल है और Z1 आपका दे रखा है 2 + i B और Z2 आपका दे रखा है C + i 5, तो C की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी और B की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। सिंपली आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे, वरना हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, या आप सही बच्चों को नोट डाउन करते चलना है, समझते चलना है। अगला हमारा है टॉपिक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला हम लोग का कह लो टॉपिक ही है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम एडिशन कैसे करेंगे। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का आखिर एडिशन आपको कैसे करना है ये आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। मान लो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। लेट Z1 इक्वल्स टू में A + i B एंड Z2 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C + i D, ठीक है। एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन हमें अगर Z1 + Z2 का सम करना है तो हमें डायरेक्टली करना क्या है कि हम सिंपली क्या कर देंगे कि A + i B नोट करेंगे और यहाँ पे C + i D नोट करेंगे, और दोनों का एडिशन कैसे होगा, तो रियल पार्ट रियल में जुड़ जाएगा, यानी A + C प्लस में इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी में जुड़ जाएगा, i B + D। इस तरीके से हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, रियल को रियल में ऐड करते हैं और इमेजिनरी को हम इमेजिनरी में ऐड कर रहे होते हैं। ये आपका क्या है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूँ कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + i 3 और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है +-6 + i 5, तो दोनों का एडिशन करने पर हमें क्या मिलेगा, तो हम रियल को रियल में ऐड कर देंगे, यानी 2 - 6 + i, इमेजिनरी को हम इमेजिनरी में ऐड कर देंगे 3 + 5, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -4 + i 8। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कर रहे होते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगे।
तो पहला जो हमारा प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, वो आपका जो पहला प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये आपका है पहला। तो अगर वीडियो बच्चों को अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब क्या है कि आप जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे आपको हरदम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। देखो जैसे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो हमें आंसर में क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुटेटिव लॉ। क्यूमुटेटिव लॉ इसका मतलब क्या है कि आप Z1 प्लस Z2 कर लो या फिर आप Z2 प्लस Z1 कर लो, आपके आंसर दोनों ही केस में सेम आने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर पे आपका आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए जाएं Z1, Z2 एंड Z3, अगर हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं तो हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 को आपस में ऐड करके हम प्लस Z3 कर दें, या फिर हम Z2 प्लस Z3 को आपस में ऐड करके हम Z1 में ऐड कर लें। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देन फोर्थ नंबर पे आपका आता है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कि आखिर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसका एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो देखो हमारे पास जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो जो नंबर आपका जीरो है, इसको आप चाहो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, जीरो प्लस आयोटा जीरो। तो जीरो हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे। अगर हम z प्लस जीरो करें, z अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम z प्लस जीरो करें तो हमें हरदम क्या मिल जाएगा, z। तो हमारे पास यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी होता है, वो कौन सा होता है, तो जीरो हमारा एक एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो हमारा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे वो हरदम हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा, ठीक है। देन अगला हमारा है फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसको आप बच्चे समझेंगे सही से, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, देखो कोई भी आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा b, तो हम एक और नया कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं जो कुछ ऐसा होगा -a प्लस माइनस आयोटा b, ठीक है। अब अगर इन दोनों हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करें, यानी हम कह सकते हैं कि माइनस ऑफ z हमें मिल जाएगा a प्लस आयोटा b। और इसमें हम माइनस कॉमन करके नोट कर लें तो a प्लस आयोटा b हम माइनस में लिख सकते हैं। और इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हरदम क्या आएगा, z प्लस माइनस z हमें हरदम क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। जैसे अगर आपके पास 2 प्लस आयोटा 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें आप -2 माइनस आयोटा 3 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर जीरो आएगा। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स भी होता है, जो कैसे मिलेगा, तो उसका बस साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो 2 प्लस आयोटा 3 का एडिटिव इनवर्स आपका ये हो जाएगा -2 माइनस आयोटा 3, ठीक है। देन अगला हमारा जो टॉपिक है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको नहीं समझ लेंगे, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें क्या करना है, मान लो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए Z1 जो कि आपका a प्लस आयोटा b है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका Z2 जो कि आपका c प्लस आयोटा d है। तो हमसे बोला जाए Z1 माइनस Z2 फाइंड करने के लिए, तो सिंपली हमें क्या करना है कि a प्लस आयोटा b में से हमें माइनस करना है c प्लस आयोटा d। तो हम लोग कैसे माइनस कर रहे होंगे, तो रियल में से रियल पार्ट को माइनस कर देंगे, प्लस इमेजिनरी में से हम लोग इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर देंगे, प्लस b माइनस आयोटा b माइनस d,
ठीक है, तो रियल को रियल से माइनस करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर आप समझना चाहो तो 2 प्लस आयोटा 3 में से अगर हमें माइनस करना हो 4 प्लस आयोटा 5, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, रियल को रियल से माइनस 2 माइनस 4 प्लस माइनस इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस 3 माइनस 5, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस टू आयोटा। ठीक है, तो ये आपका कह लो एक सॉल्यूशन हो गया, एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसको हम आखिर कैसे समझ पाएंगे, तो मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, लेट हमारे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर आया a प्लस आयोटा b, एंड हमारे पास एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आया जो कुछ ऐसा है c प्लस आयोटा d। हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है Z1 इंटू में Z2। तो देखो आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है, आपको करना क्या है कि a प्लस आयोटा b इंटू में c प्लस आयोटा d नोट करना है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे होगे, तो रियल को आप a से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू में c, फिर आप a से d को मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस a आयोटा ad मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, तो b से आप आयोटा b से c को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस आयोटा बी सी, प्लस अब आप आयोटा बी से आयोटा डी को मल्टीप्लाई कर लो, तो आयोटा स्क्वायर बी डी, ऐसा कुछ हमें मिलेगा, आयोटा स्क्वायर बी डी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि ए सी, अब हमने देखा है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आप याद कर लो, आयोटा स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, -1। तो हमें मिल जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी माइनस में बी डी, यानी हम क्या नोट कर सकते हैं कि दोनों रियल पार्ट को एक साथ ले लें, तो ए सी माइनस बी डी इंटू प्लस में आयोटा ए डी प्लस बी सी। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें हर एक का फार्मूला रटने से अच्छा है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें कि आखिर कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा 5 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा 6। हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम सिंपली इनमें क्या कर सकते हैं कि हम सेम रूल फॉलो करें कि 3 से हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस में 3 इंटू 6 प्लस में आयोटा 18, फिर प्लस में अब हम -5 आयोटा को प्लस 10 आयोटा मिल जाएगा, आयोटा 10, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर 30, ये आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो हमारे ट्रिक से कर लो आप। तो 6 प्लस में अब इनको आप ऐड कर लो, आयोटा 28 मिलेगा और यहाँ पे आपको -30 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, -24 प्लस में आयोटा 28, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करते हैं। पहला प्रॉपर्टी आपका है क्लोज़र लॉ। क्लोज़र लॉ का मतलब क्या है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हरदम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। सेकंड नंबर पे आता है यहाँ भी आपका क्यूमुटेटिव लॉ। क्यूमुटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि आप Z1 इंटू Z2 कर लो या फिर Z2 इंटू Z1 कर दो, दोनों ही केस में आंसर सेम आएंगे, तो इसको बोला गया है क्यूमुटेटिव लॉ। थर्ड नंबर पे आपका आता है एसोसिएटिव लॉ। थर्ड नंबर पे क्या आता है, तो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1, Z2 एंड Z3, तो हम चाहें पहले Z1 इंटू Z2 करके Z3 से मल्टीप्लाई कर दें
या फिर Z1 को हम Z2 इंटू Z3 से मल्टीप्लाई कर दें, हर एक केस में हमारे आंसर क्या आने वाले हैं, तो आपके आंसर सेम आने वाले हैं। इसको बोला गया एसोसिएटिव लॉ। क्या बोला गया? एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ नंबर पे जो आपका बनता है प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर पे जो हमारा प्रॉपर्टी बनता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आखिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या एग्जिस्ट करता है? तो अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स, हमारे पास वन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वन जो हमारा रियल नंबर है, ये हमारा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है कि 1 प्लस को हम आयोटा 0 लिख सकते हैं, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, जिसको अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो z इंटू अगर आप 1 करते हो तो हमें हरदम z ही मिलेगा। हरदम क्या मिलेगा? z। एक वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो हमारा 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। देन फिफ्थ नंबर पे आपका आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मान लो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक है, तो हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हरदम मिलेगा जिसको अगर हम z को हम उससे मल्टीप्लाई कर दें 1/z से, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपका z इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और जो आगे आपको बताया जाएगा कैसे आप फाइंड कर सकते हो। चाहे मैं आपको यहाँ ही बता दूँ कि अगर हमारे पास z है a प्लस आयोटा b, तो हमारे पास 1 में z होगा जो कुछ ऐसा होगा, 1 में a माइनस a प्लस आयोटा b। ठीक है। अगर इसको हम रेशनलाइज कर दें सेम फार्मूला यूज करते हुए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी को यूज करके अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस आयोटा बी से हम मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, 1/z आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर में a माइनस आयोटा b मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। यानी सिंप्लीफाई करने पे a माइनस आयोटा b अपॉन में हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, यानी a माइनस आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्यों b स्क्वायर प्लस में हो गया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो इस तरीके से हमें ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा जब उसको हम a प्लस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। देन अगला आपका प्रॉपर्टी है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1, z2 एंड z3, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है कि हम z1 को z2 प्लस z3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। हम दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम z1 z2 प्लस z1 z3 कर लें, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है। या फिर z1 प्लस z2 इंटू हम z3 कर दें, तो हम इसको ऐसा लिख लें z1 z3 प्लस में z2 z3, हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन अगला जो हमारा टॉपिक है डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आशा करते हैं बच्चों को ये हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। डिवीज़न ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीज़न ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है कि अगर आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं z1 अपॉन में z2, इनको हमें डिवाइड करना है। देखो हम इनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मान लो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, पहला हमारा z1 है a प्लस आयोटा b, और दूसरा हमारा z2 है c प्लस आयोटा d। तो आपको करना क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी हम करते हैं, हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ऐसे ही हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, हमको
इसका साइन चेंज करके क्रॉस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है c माइनस आयोटा डी से। अब आपको क्या मिल जाएगा, तो ऊपर में मिलेगा हमें a प्लस आयोटा बी इंटू में c माइनस आयोटा डी, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा, तो c का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, इस वाले आइडेंटिटी को यूज करके। अब आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो, तो ए सी माइनस ए से आयोटा ए डी, देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो जब इनको हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन यहाँ पे ए सी प्लस में आयोटा बी सी माइनस ए डी, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, तो ए सी प्लस में बी डी प्लस में आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी आपके बुक में इसके एग्जांपल्स दिए गए होंगे, उनका अलग, ये दो पूरा आपका फार्मूला डिराइव हो गया, बट मैं आपसे यही कहूँगा कि फार्मूला को आप मत ध्यान रखो, अब प्रोसेस देखो कि क्या करना है। जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से, इसको हम कंजुगेट कहते हैं, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई कर दो। फिर आगे चलते हैं, अगला जो हमारा आएगा पावर ऑफ आयोटा। अगला टॉपिक जो हमारा आ गया पावर ऑफ आयोटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। पावर ऑफ आयोटा आपके एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा होगा, पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग देखें तो हमारा आयोटा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर हम आयोटा स्क्वायर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। हम आयोटा क्यूब करें तो इसको हम लिख सकते हैं ना, आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा इंटू में -1 यानी माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब आपका क्या हो गया, माइनस आयोटा। और आयोटा का पावर हम 4 करें तो इसको हम नोट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो -1 इंटू में -1 क्या हो गया, +1। तो आपको यही याद रखना है कि आयोटा का पावर 4 हरदम होता है 1। ये आपका लॉजिक है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आयोटा का पावर 4 क्या होगा, तो आपका आयोटा का पावर 4 होता है 1। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक जनरलाइज नोट मिल सकता है आपको याद करने के लिए कि कभी भी आयोटा का पावर आपको दिया जाए, जैसे मान लो आपसे पूछा गया एग्जाम्पल के तौर पे कि आयोटा का पावर 205, हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको 205 को करना है 4 से डिवाइड, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया हमारा 1। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, आयोटा का पावर 4 का पावर 51 इंटू आयोटा। तो ये तो आपका 1 हो गया, अब 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही आता है, इसका आंसर क्या आ गया, आयोटा आ गया। ठीक है, यानी जो भी आपको पावर दिया जा रहा है पहले उसको 4 से डिवाइड करो, जो उसका रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक रूल्स बनते हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। नोट्स में आपको इसको लिख लेना है कि आयोटा का पावर 4 के, तो इसका आंसर हरदम होगा 1, पहला रूल। दूसरा रूल आपका बनता है कि आयोटा का पावर 4k + 1, तो इसका आंसर आएगा आयोटा। थर्ड रूल आपका बनता है आयोटा का पावर 4k + 2, तो इसका आंसर आएगा -1, यानी अगर रिमाइंडर 2 बचेगा तो आंसर -1 होगा। फोर्थ रूल आपका बनता है आयोटा का पावर 4k + 3, तो इसका आंसर आएगा हरदम माइनस आयोटा। तो इनको आपको याद रखना है, आपका काम इजीली हो जाएगा। अब अगर आपका आयोटा का पावर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, रेसिप्रोकल में आ जाए, मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि 1 अपॉन में आयोटा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको आयोटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा क्यूब बाई आयोटा 4, तो आयोटा 4 तो आपका 1 होता है, आंसर आ गया आयोटा क्यूब जो कि होगा -1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो हमें पावर्स को सिंप्लीफाई करना है, हमें डिनोमिनेटर में हरदम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, देन अब हमें अगर नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या होगा, जैसे आपको बोला गया स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर
स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट। जैसे आपको मानो क्वेश्चन दे दिया गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको दे दिया गया -3, तो इसका आंसर क्या होगा? तो एक्स हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -3, यानी इसको हम क्या लिख पाएंगे? तो √3 इंटू में -1 यानी √3 आयोटा हमारा इसका आंसर होगा। √3 आयोटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस माइनस √3 आयोटा, √3 आयोटा प्लस में और √3 आयोटा माइनस में, ठीक है। तो इसके इस तरीके से आंसर होते हैं। अब हमारा अगला जो आता है आइडेंटिटीज आ जाएंगी। अगली प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं, Z1 प्लस Z2 का हमें होल स्क्वायर करना है, तो इसका जो फॉर्मूला है Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी जो भी आपके रूल्स हैं ना उनको ये फॉलो करते हैं, जो भी आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी हैं उनको ये फॉलो करते हैं। देन अगला हमारा है Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा? तो Z1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, ठीक है। देन Z1 प्लस Z2 का क्यूब अगर हमें करना हो तो इसको हम क्या नोट कर पाएंगे? सेम फार्मूला Z1 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब, ठीक है। Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, तो हमें क्या मिलेगा? Z1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर माइनस में Z2 का क्यूब, और Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, तो ये भी आपका फॉलो करेगा, Z1 प्लस Z2 हो जाएगा एंड Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। यानी जो भी आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, सबको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है, ठीक है। देन आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक हमारा है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि मान लो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस में आयोटा b। मान लो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। देन द मॉडुलस ऑफ z इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से मॉडुलस ऑफ z को डिफाइन किया गया कि मॉड ऑफ z इक्वल्स टू में अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसी को बोला गया मॉड ऑफ z, ठीक है। एंड कंजुगेट ऑफ z को ऐसे डिफाइन किया गया, कंजुगेट ऑफ z को ऐसे डिफाइन किया गया कि a अगर प्लस में दे रखा है तो a माइनस आयोटा b, आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है किसमें? कंजुगेट ऑफ z में। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? तो कंजुगेट ऑफ z इक्वल्स टू में a माइनस आयोटा b, इस तरीके से आप इसको डिनोट कर रहे होते हैं। कंजुगेट ऑफ z अगर प्लस में दे रखा है तो माइनस में होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लें कि 3 प्लस 2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? तो आपका हो जाएगा इसका कंजुगेट 3 माइनस 2 आयोटा। -5 प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? तो ये आपका होगा -5 माइनस आयोटा 4। बस हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का नहीं, कंजुगेट में, ठीक है। इनका कंजुगेट अगर फाइंड करना हो तो ये आपका आंसर होगा, इसका कंजुगेट का आंसर ये होगा, ठीक है। अब इनके कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हम लोग क्या करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई हमारा एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो कंजुगेट ऑफ z क्या होगा? a माइनस आयोटा b हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी हमें मिलता है कि अगर z इंटू में कंजुगेट ऑफ z करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
ए प्लस आयोटा बी इंटू में ए माइनस आयोटा बी, जो कि आपका होगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ गया, यानी कि जेड अप इंटू में कंजुगेट ऑफ जेड होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। देखो मॉडुलस ऑफ जेड यही था ना, आपका मॉडुलस ऑफ जेड तो यही था, इसी का स्क्वायर लिख दें तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा पहला रूल बनता है, ठीक है। फिर अगला रूल क्या बनता है आपका कि अगर आपको बोला जाए कि Z1 इंटू में Z2 का आप मॉडुलस फाइंड करो, तो आप इनको अलग अलग भी फाइंड कर सकते हो, मॉड ऑफ Z1 इंटू में मॉड ऑफ Z2। ऐसे आपको Z1 बाई Z2 का बोला जाए मॉडुलस फाइंड करने के लिए, तो आप Z1 का मॉड अलग निकाल सकते हो, अपॉन में Z2 का मॉड अलग फाइंड कर सकते हो, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, ठीक है। देन अगला प्रॉपर्टी है कि Z1 इंटू में Z2 का कंजुगेट किया जाए, या फिर आप Z1 का कंजुगेट करके Z2 का कंजुगेट करके मल्टीप्लाई कर लो, सेम ही आने वाला है, ठीक है। सेम इसी में है कि प्लस Z1 प्लस माइनस Z2 का कंजुगेट करें, या फिर हम दोनों का कंजुगेट करके उनको हम प्लस माइनस कर दें, आंसर सेम ही आएगा। डिवीजन में भी यही है, मल्टीप्लिकेशन में भी यही है कि Z1 बाई Z2 का आप कंजुगेट कर लो, या फिर कंजुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई कंजुगेट ऑफ Z2 कर दो, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो ये आपका समझ लो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्ट्री था, ठीक है। मानो हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करने के लिए बोला जाए, एग्जांपल देता हूँ मैं कि 3 + 12 आयोटा हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपको बोला जाए कि इसका मॉडुलस फाइंड करो, तो आपको सिंपली क्या करना है, √3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा √9 + 144, तो √169 √163, ये आपका आ गया मॉडुलस ऑफ जेड। ये आपका जेड था तो ये मॉड ऑफ जेड हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा कह लो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन वीडियो था। बाकी अब आपके बहुत ही कम टॉपिक बचे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जैसे आर्गुमेंट प्लेन में डिनोट करना, आर्गुमेंट फाइंड करना। तो ये सब अगर आप बोलेंगे तो इसको नए वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा, एक और वीडियो बना के अलग से पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू।